84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, 13 तारीख को मतदान होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल दूर से दिखता है वैसा यहाँ पर है नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया जी। इनसे समझते हैं कि चुनाव जा किधर रहा है। भाई साहब, यहाँ पर जिस तरीके का माहौल हम लोग जयपुर से देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तीनों ने प्रत्याशी उतारा है और कहा जा रहा है कि बाप का गढ़ है ये, बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती रही है। तो अभी क्या माहौल दिख रहा है आपको? इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अब जीतने की बेस बताता हूँ आपको। वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी पहले से अपने आप में बहुत ताकत में आ गई है और हमारे संभाग के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आए हुए हैं। हर कार्यकर्ता को माइक्रो प्लान के हिसाब से बूथ पर, जैसे हमारे पूर्व विधायक हैं देवेंद्र जी, इनको शक्ति केंद्र देगा। शक्ति केंद्र में जो बूथ हैं इनका बड़ा माइक्रो प्लान के हिसाब से देख रहे हैं। मैं सांसद हूँ, मंत्री रहा हूँ, लेकिन एक ही मंडल को मुझे देखने के लिए निर्देश है और मैं इसी मंडल के अलावा बाहर कहीं गया ही नहीं। और वास्तव में आज टीम के आधार में मैं कह सकता हूँ सारे हमारे जो कार्यकर्ता लगे हैं, नेता हैं, चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो सब इनका पुराना अनुभव है। साथ ही साथ भारतीय आदिवासी पार्टी ने 3 बार यहाँ भोले भाले जो आदिवासी समाज है इनको गुमराह करके मानसिक रूप से ऐसे सुनहरे अवसर बताए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन 3 बार चुनाव में राजकुमार जी ने केवल झूठ बोल करके, गलत फहमियत पैदा करके इस समाज को गुलाम किया। समाज अब समझने लग गया है और समाज में जो युवा हैं वो भी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। कल ही हमारी युवा मोर्चे का एक बैठक वहाँ हुई थी, सम्मेलन हुआ था, नोट बैठक, और उसमें भी कम से कम 2000 युवा थे उसमें। तो आज पिछले 3 चुनाव में हमारे साथ युवा नहीं थे, हम स्वीकार करते हैं उसको, लेकिन आज युवा भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी समाज से जो आते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और निश्चित रूप से चल के कह रहे हैं वो कि हम इस समय परिवर्तन करेंगे, भारतीय आदिवासी पार्टी को न जिता करके बीजेपी को वोट देंगे। इस तरह का समाज से नीचे से ये चल करके कह रहे हैं। और मैं स्वयं भी छोटी छोटी बैठकों में भी गया हूँ, वहाँ पर भी स्वीकार किया है, बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बहनें, सब ने, कि हम 3 बार गफलत में रह गए और हमें ये 2 डबल इंजन की सरकार राजस्थान की और मोदी जी की सरकार के साथ जुड़ना है, विकास करना है। और ऐसा नहीं 84 हम कभी जीते नहीं। 84 में हम, सुशील जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, 5 बार चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, मंत्री रहे। उनके पिताजी जो जीवराम जी, वह चुनाव लड़के यहाँ से मंत्री रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये विधानसभा हमारे पहली बार ऐसा। कह रहे हैं कि युवा आपके साथ इस बार आ रहे हैं। अभी हमने आपके प्रत्याशी कालीलाल जी का इंटरव्यू किया, उनका कहना था कि पेपर लीक का जो मामला था जिस पे सरकार एक्शन ले रही है उसकी वजह से युवा यहाँ पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में युवा यहाँ के रोजगार में जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो वो एक मुद्दा बनता है। आप मानते हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि पेपर लीक के कारण जो योग्य हमारे उस समय के बेरोजगार थे उनका चयन नहीं हुआ और पेपर लीक के माध्यम से पैसे के लेन देन के आधार पर फर्जी कैंडिडेट बिठा करके ऐसे जो योग्य नहीं थे इनको नौकरियां मिल गई और जो योग्य युवा थे उनको नौकरियां नहीं मिली, तो बहुत बड़ी निराशा उनको हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से बड़े माइक्रो छानबीन के आधार पर कह सकते हैं कि जिन लोगों को पकड़ा है, जेलों में डाला है, और मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक पूरा मैं इस छानबीन करके जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो अभी बाहर हैं उनको भी पकड़ के मैं अंदर डालूंगा। उससे एक युवाओं में एक विश्वास जगा है भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति, इसी कारण हमारे साथ जुड़े हैं। क्या उसमें कुछ लोग इस इलाके के भी हैं जो पेपर लीक में मामले में शामिल रहे? वो किरोड़ी लाल मीणा के सीट पे मैं गया था दौसा, वहाँ ये मुद्दा बना हुआ था, बाबा का वो मुद्दा बड़ा काम वहाँ आ रहा है। आप लोगों ने भी कोई उसमें पहल की अपनी तरफ से, जो इस इलाके के बड़े नेता रहे हों, जो उसमें शामिल रहे हों, जिनकी बात हो रही हो?
नहीं, यहाँ के बड़े नेता तो क्या आरपीएससी के मेंबर स्वयं अभी जेल में हैं। कटारा जी। कटारा जी, बाबूलाल जी, जो ये डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। तो इस पहली बार आज इतिहास में आरपीएससी कोई मेंबर पेपर लीक में पकड़ा गया। पेपर लीक नहीं, पेपर को वहाँ चोरी करके बाहर देने का, बेचने का प्रमाणीकरण हो गया है और आज वो जेल में है। इससे यहाँ के युवा प्रत्यक्ष जानते हैं कि इस घटना को, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा उदाहरण है जिससे युवा विश्वास कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आप तो राज्यसभा सदस्य हैं, यहाँ पर दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार के नारे हम लोग सुनते थे, सुन भी रहे हैं। तो सरकार की किस योजना का आपको लगता है ज़्यादा लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है? लोग आपसे कह रहे हैं सांसद जी, आपकी सरकार की वजह से ये काम हो रहा है, आपकी सरकार को जैसे ये योजना का लाभ मिल रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी योजना है जो मास्टर स्ट्रोक के रूप में दिख रही है आपको? मुकेश थोड़ा सही है। भारत सरकार और राजस्थान की सरकारें ये बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े काम, जैसे हमारा कडाना बैक वाटर है, काफ़ी पानी है, जो बांध तो गुजरात में है लेकिन उसका बैक वाटर राजस्थान में है। हम वहाँ की योजनाएं बना करके, लिफ्ट की योजनाओं से जो ऊंचाई के जो स्थान हैं वहाँ हमारे किसान भाइयों को पानी किस तरह से दे करके इनकी सिंचाई की सुविधा दे सकते हैं, ऐसी योजनाओं के बारे में हम सोच रहे हैं और बड़ी योजनाएं हम बनाएंगे। कांग्रेस के घोषणाओं में भी ये योजनाएं थी कि हम कडाना पानी को लाएंगे इस 84 वाले क्षेत्र में, लेकिन वह केवल घोषणा ही रह गई। लेकिन हम करेंगे, अभी क्योंकि चुनाव का समय है इसलिए घोषणा करने में हम भी आचार संहिता का पूरी तरह से पालना करते हैं। चुनाव के बाद निश्चित रूप से इस क्षेत्र को, जो ऊंचाई में है, जो जिन खेतों में पानी न होने के कारण ये रबी की फसलें इनको नहीं मिलती हैं, रबी की फसल में किस तरह से गेहूँ, चना, मूंग ये पैदा कर सकते हैं, उसकी हम पानी के द्वारा इनको जरूर सुविधा दें। खेत को पानी, हर युवा को रोजगार, ऐसी भी आपके प्रत्याशी कह रहे थे। तो अब संसद में आप इन मुद्दों को क्या उठाएंगे जा करके, जब आप संसद शुरू होने वाली है शीतकालीन? हर युवा को रोजगार और हर खेत को पानी, ये हमारा घोषणा पत्र में भी है और मैं भारत सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मोदी स्वयं भी इस क्षेत्र को जानते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते कई बार हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे होंगे तब की बात है, यहाँ कई बार चुनाव प्रचार में आए वो। इस नाते क्षेत्र के बारे में, जनजातीय क्षेत्र में, इस आदिवासी क्षेत्र के बारे में भली भांति जानते हैं। और यहाँ तक कि एक बार उदयपुर में जनजाति सम्मेलन में भी इन्होंने कहा था कि हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा का, उदयपुर का आदिवासी भाई हमारे गुजरात में आता है, उसको हम घर में खजाने की चाबी भी उसको दे देते हैं। ये बहुत बड़ा विश्वास का उदाहरण उस समय उन्होंने दिया था और इसलिए एक यहाँ के आदिवासी के प्रति जो विश्वास है गुजरात के लोगों में, ये हमारे लिए, हमारी ईमानदारी का बहुत बड़ा द्योतक है। और वही मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इस क्षेत्र के हर खेत को पानी, हर युवा को रोजगार के इस मुद्दे पर गहराई से हम चिंता कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और लोकसभा में भी मैं, राज्यसभा में भी मैं इस विषय को उठाऊंगा और उठाऊंगा ही नहीं, इसको क्रियान्वित करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि अब आप इस जीत के, अगर जीत होती है तो क्या मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं आप, क्या वजह मानते हैं? आप कह रहे हैं सारी बातें आपने बताई, एक बड़ी वजह क्या है? देखो, झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। झूठ कहाँ, किसने बोला? राजकुमार ने 3 बार आदिवासी युवाओं को गुमराह करके कि मैं 8वीं पास, 5वीं पास को नौकरी दिला दूंगा। यहाँ कई हजारों ऐसे बेरोजगार हैं जो बीएड किए हुआ है, जिसने नर्सिंग कर रखा है, जिसने एसटीसी कर रखा है, वह कई वर्षों से बेरोजगार चल रहे हैं। राजकुमार ने कांग्रेस के साथ अशोक जी गहलोत की सरकार को बचाने में 2 विधायक जीत के गए थे बाप, इनकी गोदी में बैठ के कांग्रेस की सरकार को बचाया नहीं, 5 साल तक चलाया। और उस समय इन्होंने कहा था कि अशोक जी गहलोत के साथ मैं मिल गया हूँ क्योंकि यहाँ विकास करना है। वो अशोक जी गहलोत जी के साथ विकास के लिए नहीं मिले, वो स्वयं के विकास के लिए मिले थे और 5 साल इनकी दोस्ती अच्छी चलती रही। और मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर किसी आदिवासी अधिकारी को थानेदार तक नहीं बनाया उसने, वो तो सरकार के साथ थे। ऐसा नहीं कि आदिवासी में कोई थानेदार नहीं है, कोई बड़ी अधिकारी नहीं है, लेकिन खाली कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आदिवासी के साथ में ये
कृत्रिम प्रेम दिखाते हैं, आर्टिफिशियल कनेक्टिविटी बताते हैं, लेकिन बाई हार्ट आदिवासियों के प्रति उसका कोई लेना देना नहीं है। ये उसी आधार पे चल रहे हैं जिस आधार पे केजरीवाल चल रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आदिवासी का राजकुमार जी कभी हितकारी काम नहीं कर सकते, आदिवासी को मसीहा नहीं बन सकते। इनको केवल अपने स्वयं को नेता बनाने के लिए कई तरह के पैतरे बदले हैं। पहली बार जब एमएलए बने तो उनकी भारतीय ट्राइबल पार्टी जिसका नियम बनाया था उनको कि एक बार हम किसी नेता को टिकट देंगे, दूसरी बार उसको टिकट नहीं देंगे। उस व्यक्ति ने स्वयं के पार्टी को तोड़ा, स्वयं के पार्टी का आचार संहिता को ख़त्म किया, एक नई पार्टी बनाई भारतीय आदिवासी पार्टी। क्योंकि उस भारतीय आदिवासी पार्टी नया प्लेटफॉर्म बना करके दोबारा एमएलए का चुनाव लड़े और जीते। तो मैं समझ जो खुद अपनी पार्टी के लिए नहीं होगा वो आदिवासी के लिए कहाँ से होगा। ये तो व्यवहारिक रूप से सामने आपको बता रहा हूँ मैं, जो प्रैक्टिकली कर चुके हैं। आज संसद में बोलते हैं कि मैं आदिवासी समाज के लिए, मुझे उनके लिए सुविधाएं नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? आज आदिवासी गरीब है, गुजरात अगर नहीं जाए तो उसके रोजगार के लिए कई समस्या आती है। हम ये प्लान भी बना रहे हैं कि आदिवासी यहाँ से पलायन गुजरात में नहीं करे, उसकी योजना भी हम बना रहे हैं जिसको क्रियान्वित करेंगे। लेकिन राजकुमार जी का जिस ढंग से आदिवासियों के प्रति कृत्रिम जो प्यार है वो प्यार उजागर हो गया है। ऐसे झूठ एक बार चलते हैं, बार बार नहीं चलते हैं। हम सत्य पे आए हैं और झूठ और सत्य की है। अभी लड़ाई झूठ और सत्य की है। और आप जानते हैं कि महाभारत हो जिसमें झूठ और सच की लड़ाई लड़ी थी, जीत सच की हुई थी, सच्चाई की हुई। यहाँ भी हम महाभारत का ही रूप देख रहे हैं। यहाँ सच्चाई की जीत होगी। जो 3 बार झूठ बता करके आदिवासी समाज को गुमराह की है, आदिवासी स्वयं इसमें कोई इसकी वो कमी नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा इतिहास गवाह है कि कई बार आदिवासी गुमराह हुआ है। क्योंकि आदिवासी राजनीति दिल से करता है, दिमाग से नहीं करता है। और जब एक बार उसको ट्रस्ट विश्वास हो जाता है तो उसके साथ लग जाता है। लेकिन जब तक समझता है तब तक पानी निकल जाता है। राजकुमार जी ने बहुत खेल खेल लिया। अब राजकुमार के साथ हमारा आदिवासी नवयुवक भी नहीं है, आदिवासी हमारे बुजुर्ग भी नहीं है, बहनें भी नहीं है, कोई नहीं है। आज बेरोजगारी की बहुत संकट है इस क्षेत्र में। अगर रोजगार आज बीएड किया हुआ आदिवासी युवा मजदूरी में जाता है, नरेगा में जाता है, तो कितना दुर्भाग्य है। इसलिए हम इस समय इस चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीतेंगे। सोलुमर आप जाके आए हैं, सोलुमर में हम जीत रहे हैं। तो भारतीय आदिवासी पार्टी को मैं समझता हूँ कि उसका एक्सट्रीम ऊंचाई वो ख़त्म हो चुकी है। अब वापस डाउनफॉल शुरू हो गया है, ये मैं व्यवहारिक रूप से कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया। इनका कहना है कि यहाँ पर एक जो महाभारत जो दिख रही है उसमें सत्य और झूठ की लड़ाई है, और उसमें ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी जीत सकती है। तमाम उसकी वजह बताया इन्होंने, समीकरण बताया इन्होंने, किस किस वजहों से, किन वजहों से इनके चुनाव में जीत हो सकती है, और किस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा जो यहाँ पर लड़ाई है वो त्रिकोणीय नहीं है, 2 ही पार्टियों में चल रही है। और उसके पीछे की वजह बहुत सारी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जो कल से दिख रहा है वो लड़ाई त्रिकोणीय न होकर बल्कि सीधी लड़ाई है। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, 84।